रांझुआ राजपूत घराने से हूँ और मेरे खानदान की रगों में हमेशा ही फौजी खून रहा है। उस वक्त मैं हिंदुस्तान को एक अंग्रेज की नजर से देखता था। अंग्रेजों का नमक खाया हमने, उसे खारिज कर दूं मैं? लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। खानदान दी पग तार तार करके हुण रिश्ते गिना रहे हो। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. कसमें खाई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे खुद की जान क्यों नहीं चली जाए। अंग्रेजों के खिलाफ हम तीनों साथ लड़े हैं, मुकदमा भी साथ ही लड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में इतिहास की वो शख्सियत जिनके बारे में टुकड़ों टुकड़ों में बातें की जाती हैं, उनके संपूर्ण योगदान पर चर्चा कम ही होती है, जिनके जय हिंद के नारे की गूंज आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली तो जनगण मन का हिंदी रूपांतरण कौमी तराना के रूप में तैयार किया, जिन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में न सिर्फ नारा दिया बल्कि देश के लिए राष्ट्रीय योजना समिति के जरिए विकास का विचार दिया, लेकिन जिनकी राजनीतिक विरासत पर मृत्यु के रहस्य का पर्दा है और इस रहस्य के पर्दे में उन्हें अक्सर कमतर करके आंका गया है। तो आज हम बात करेंगे देश की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत और उनके वास्तविक योगदान की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान आज़ाद हिंद फौज की स्थापना तक सीमित है या उन्हें इसके पार भी देखने की ज़रूरत है, और ख़ासकर जब देश में नेशनलिज्म यानी देशभक्ति की बहस जोरों पर है तो बोस की नज़र से देशभक्ति को कैसे देखा जाए। आज इसी पर करेंगे उन तीन मेहमानों से बात जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़े रहे हैं। और आज इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुगता बोस। आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गार्डिनर प्रोफेसर हैं। इसके अलावा आप लोकसभा में एमपी भी हैं और सुभाष चंद्र बोस के ग्रैंड नेफ्यू हैं। इसके अलावा आपने कई सारी किताबें लिखी हैं। आपकी किताब हिज मैजेस्टी ओपोनेंट्स सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियाज स्ट्रगल अगेंस्ट एम्पायर काफ़ी फेमस रही है। और इसके अलावा हमारे साथ हैं सुभाषिनी अली। आप ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा आप लोकसभा की पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं। आप कर्नल प्रेम सहगल और कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बेटी हैं जो आज़ाद हिंद फौज के सदस्य रहे, और आपके पिताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक सचिव भी थे। इसके अलावा हमारे साथ हैं प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी। आप जेएनयू में सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ में प्रोफेसर हैं। तो आपसे हम मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी यानी कि आधुनिक और समानांतर इतिहास के बारे में बातचीत करेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ हैं यहाँ पर कुछ छात्र, नौजवान, युवा पीढ़ी। हमें उम्मीद है कि आप लोगों की बातचीत से ज़रूर इन्हें एक नई जानकारी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही नहीं बल्कि मौजूदा इतिहास के बारे में भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में आप तीनों का शामिल होने के लिए। मैं सबसे पहले सुगता बोस साहब आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या नेताजी की जो विरासत है उसको उनकी भावना और उनके विचारों के हिसाब से जगह मिली हमारे देश में? Yes, I would say Netaji Subhash Chandra Bose has always been in the hearts of the common people of our country. Whether governments have given him adequate recognition or not is not relevant when people have accepted him as their leader. In today's India, I think we need to remember that he was one leader of our freedom struggle who united all of the religious communities of India, Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, and also all the different linguistic groups. There were professional soldiers from Punjab and the Northwest Frontier Province, but there were civilian recruits from
Tamil expatriates in Southeast Asia. He also included women in लेकिन his Indian National कई Army. बार उनकी पहचान को गलत संदर्भों में देखने की कोशिश की जाती है, जबकि वो वैचारिक रूप से काफ़ी धर्मनिरपेक्ष थे। और उनकी धर्मनिरपेक्षता की एक मिसाल हमने आज़ाद हिंद फौज में जो उनके द्वारा चुने गए कैरेक्टर्स थे या जो फौज के मुख्य किरदार थे उसमें भी देखने को मिला। और उन्होंने एक बात कर रहे थे कि कल्चरल इंटीमेसी के बाद, सांस्कृतिक सान्निध्य के बाद, among all the different religious communities, 1920s से ये बात वो ने कह रहे थे। महाराष्ट्र प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस में 1928 में उन्होंने कहा कि हमको यहाँ एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाना है, उसका भित्ति होगा एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और आज टॉलरेंस, सहिष्णुता, असहिष्णुता, इसके बारे में बहुत चर्चा हो रहा है। उन्होंने बताया था कि टॉलरेंस इज नॉट इनफ, वी हैव टू क्रिएट कल्चरल इंटीमेसी among Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, and that is what he did in the Indian National Army, in the Azad Hind Fauj. Look at the people who came close to him. मेरा पिताजी शिशिर कुमार बोस ने गाड़ी चला के कोलकाता से ले गया जनवरी 1941 में गोमो तक, लेकिन ट्रेन से जब वो पहुंचा पेशावर में, who received him? It was Mia Akbar Shah, freedom fighter of the northwest frontier. Then when he came from Europe to Asia in a submarine, उनका साथ कौन था? आबिद हसन, हैदराबाद के आबिद हसन। और फिर वहाँ आज़ाद हिंद फौज हुआ। फर्स्ट डिवीजन का कमांडर का नाम मोहम्मद जमान कियानी। और वो जो लास्ट फ्लाइट उनका, वन इंडियन कंपेनियन हबीबुर रहमान, जो आयने मेमोरियल बनाया सिंगापुर में, वो था एक क्रिश्चियन, एक एंग्लो इंडियन ऑफिसर, सिरिल जॉन स्ट्रेसी। और जो लाल किले में जो ट्रायल हुआ, वो 3 ऑफिसर, वहाँ एक स्लोगन, लाल किले से आए आवाज, सहगल धिलन शाहनवाज। मैं आज़ाद हिंद फौज के एक मुख्य किरदार आपके पेरेंट्स भी रहे, कैप्टन सहगल और आपकी माता जी, जो इन्होंने कल्चरल इंटीमेसी की बात की, कल्चरल इंटीग्रेशन की बात की, उसकी एक तरह से वो मिसाल रहे। तो आपने अपने परिवार में और अपने माँ बाप से क्या जाना सुभाष चंद्र बोस की विरासत को? देखिए, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को एक आदमी था पूरे देश में जिसने खुशी नहीं मनाई, वो महात्मा गांधी थे, क्योंकि देश के विभाजन का इतना असर उनके ऊपर पड़ा। लेकिन उस वक्त मेरे माँ बाप उसी से थोड़े दिन पहले कानपुर आए थे रहने, और कानपुर में खैर उनका बहुत बड़ा नाम था, वो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत बड़े आयोजन हो रहे थे, सब में उनको बुलाया गया था। लेकिन हमारे माँ बाप भी कहीं भी खुशी मनाने नहीं गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस हिंदुस्तान को हम आज़ाद करना चाहते थे, आज वो वैसा नहीं है, उसके टुकड़े हो गए हैं, और ये आज़ादी खून से लथपथ आई है, तो हमें कोई खुशी नहीं हो रही है। तो आज मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर ये बात लोगों को बताई जाए तो कहेंगे ये देशभक्त थे या देशद्रोही थे, क्योंकि आज देशभक्ति की परिभाषा भी लोग बना रहे हैं और देशद्रोही की भी खुद बना रहे हैं। तो मैं यही बातें इसलिए कहती हूँ कि लोग समझें कि एक्चुअली क्या वो भावना थी जिससे प्रेरित होकर लोग आज़ादी के लिए लड़े। आज़ाद हिंद फौज के अंदर नेताजी ने बहुत पहले से कई बातों पर सोचा था। एक तो ये भाषा के बारे में, अब वो सही कि गलत मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत लगा करके रोमन स्क्रिप्ट में सारी भाषाओं का अनुवाद किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज़ाद हिंद फौज में जो दक्षिण भारत के लोग थे, दूसरी जगहों के लोग थे, उन सब ने हिंदुस्तानी बहुत जल्दी सीख ली, क्योंकि वो रोमन लिपि में उनको उपलब्ध करा दी गई। इसी तरह से खैर वहाँ पर सारे त्योहार और खाना पीना एक साथ वो तो था ही, लेकिन एक बार उनको, क्योंकि उनको वहाँ के जो हिंदुस्तानी मूल के लोग थे उनसे भी वो बहुत चंदा लेते थे अपनी फ़ौज के लिए। तो एक चेटियार लोग थे वहाँ, बहुत रिलीजियस होते हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ी रकम चंदे के रूप में उनको देने का फैसला किया आज़ाद हिंद फौज के लिए, और उनको मंदिर में बुलाया। तो वो अपने अफसर के साथ गए, तो उनमें 2 मुसलमान भी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इनको भी आना पड़ेगा मंदिर के अंदर जैसे मैं आऊँगा।
तो पहले तो वो कुछ सकपकाई, लेकिन उनका व्यक्तित्व भी बहुत ज़बरदस्त था, तो वो सब अंदर गए और वो लोग भी बड़े खुश हुए कि उन लोगों ने भी अपने जूते उतारे, वो भी अंदर गए, उन्होंने भी टीका लगाया, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। तो मतलब सिर्फ कहना कि हम सब भाई हैं, हम सब एक हैं, वो नहीं, आपको अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से और आपके पूरा दृष्टिकोण इस तरह का होना चाहिए कि लोग एक दूसरे से बहुत अपने आप को करीब महसूस जो करें। दो बहुत नज़दीकी लोग रहे बोस के, उन्होंने बताया कि उनका चरित्र और उनका व्यवहार कैसा था और उनके साथ के लोगों का भी व्यवहार उसकी वजह से कैसे बदला। आदित्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत बार हिंदुस्तान में सुभाष चंद्र बोस को ये देखने की भूल की जाती है भी कि वो मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले एक योद्धा थे। क्या उनका देश के विकास में और राष्ट्रीय आंदोलन में स्पेशली कोई वैचारिक योगदान इस रूप में देखते हैं जो ये दो लोगों ने अभी बोला? देखिए, जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, उस वक्त जो सबसे मॉडर्न और सबसे अहमियत रखने वाले आइडियाज थे वो था एंटी इंपीरियलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, और इन दोनों में सुभाष बोस बिल्कुल खरे उतरते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, उन्होंने यूथ को इन्वॉल्व किया बड़े कम उम्र से, यूथ को, और नेहरू के साथ। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि बोस की लेगेसी को आजकल मिसयूज किया जा रहा है। कभी बताते हैं जी वो गांधी जी से लड़ रहे, कभी बताते हैं वो नेहरू जी से लड़ रहे थे। लगता है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में सब एक दूसरे से लड़ते थे, कोई आंदोलन नहीं था। बट बोस का ये बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है। उन पे ये यूथ का जो उन्होंने लाए, और विद प्रोग्रेसिव लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी जो है, उनका एक विजन भी था। और उसका नतीजा, जस्ट एक चीज बताना चाहता हूँ, नतीजा ये हुआ जो कि आप दोनों ने शुरू में ही कहा कि खास करके स्वागता साहब ने कहा कि आम लोगों ने उनको अपना लिया। आप हैरान हो जाएंगे कि सुभाष बोस नाम जो है कितने लोग रखते हैं अपने आप बच्चों के लिए, खास करके साउथ इंडिया में, और वो पूरा नाम रखते हैं। मतलब वो कहेंगे मेरा नाम है सुभाष बोस रेड्डी, है ना। तो ये तो नॉर्थ में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ सुभाष मिलेगा। तो ये देश में इनके इन आइडियाज का बहुत जबरदस्त एक रिफ्लेक्शन था। ये जो अभी आदित्य जी ने कहा कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनका गांधी जी से विरोध था या नेहरू जी से विरोध था, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हमारे चैनल ने एक फिल्म बनाई आईएनए ट्रायल पर, जिसमें हमने देखा कि आईएनए में एक गांधी ब्रिगेड था, एक नेहरू ब्रिगेड था। अब ये जब अगर उनका कोई अंतर विरोध था या कोई मतभेद था, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद भी आईएनए में ये नेहरू ब्रिगेड, ये गांधी ब्रिगेड क्यों बनाया होगा? क्या इसका रेलेवेंस रहा होगा उनके दिमाग में? नेताजी वांटेड अ यूनाइटेड मूवमेंट फॉर फ्रीडम। और आप जो अभी बताया कि ही वाज नॉट जस्ट अ वॉरियर, he was a thinker, he was a far-sighted statesman. If you read his presidential address at the Haripura Congress of 1938, he is offering a blueprint for the future social and economic reconstruction of India. He was the one who set up the National Planning Committee in 1938 and made Jawaharlal Nehru its chairman. Throughout the 1920s and the 1930s, Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose worked very closely together. They were in Europe, living in the same guest house when Kamala Nehru was in a sanitarium, very ill. And we always exaggerate the differences that took place between Mahatma Gandhi and Netaji Subhash Chandra Bose in 1939. Yes, they had differences that year. About how to conduct the freedom struggle, how soon to launch a mass movement, and so on. But ये भूल नहीं सकते कि Netaji Subhash Chandra Bose was the first to address Mahatma Gandhi as the father of our nation. बर्मा से जब उन्होंने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट किया, father of our nation, in this holy war, we seek your blessings and good wishes. और महात्मा गांधी ने पहले सुभाष चंद्र बोस को एक a patriot among patriots, a prince among patriots ये बताया. And when Mahatma Gandhi saw how Netaji Subhash Chandra Bose had united Hindus and Muslims and Sikhs, he paid rich tributes to Netaji. I have read every statement by Mahatma Gandhi on Netaji, and he used to refer to Subhash Chandra Bose as Netaji, almost his leader from late 1945 until his death on the 30th of January 1948.
23rd January 1948, उनका मौत का 7 दिन पहले, he said that usually I don't remember birthdays, but today I'm remembering the birthday of Netaji Subhash Chandra Bose. And in memory of that great patriot, we have to remove all communal bitterness from our hearts. ये बताया था महात्मा गांधी 23rd January 1948. They had a very close relationship, and today we need Mahatma Gandhi and Netaji Subhash Chandra Bose and Jawaharlal एक इतिहास Nehru to के build a एक new तथ्य India. को मैं पढ़ रही थी और श्याम बेनेगल साहब की बनाई एक फिल्म देख रही थी जिसमें एक डायलॉग है गांधी और बोस के बीच में, और उन दोनों के बीच में ये डायलॉग हो रहा है कि देश की आज़ादी के लिए हमें किस तरह से लड़ने की ज़रूरत है। उस उदाहरण को अगर आप थोड़ा और विस्तार से बता सकें कि ये जो वक्त था जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिस समय इन्होंने INA का गठन किया और जिस समय उनका गांधी से विरोध चल रहा था कि हमें आज़ादी की लड़ाई किस तरह से लड़नी है, तो वो कौन से चीज़ थी उनके दिमाग में या वो कौन से तरीके थे जिससे वो चाहते थे कि आज़ादी हासिल की जा सकती है, और क्यों मतभेद था गांधी से? First of all, Gandhi ji during the First World War had even recruited soldiers for the British Indian Army. But at the end of the First World War, he changed his views. वो जब असहयोग आंदोलन हुआ 1920 से 1922, even at that time, Mahatma Gandhi had said that Indian soldiers were being used by the British like hired assassins. And that was one article in Young India for which he was tried by the British, and he was sent to jail on a charge of sedition, and he was imprisoned. He was given a 6-year sentence. He did not have to serve the full sentence. Netaji ye dekha ki 1921 he came and joined the movement under Mahatma Gandhi's leadership, Deshbandhu Chittaranjan Das's leadership. For 20 years he took part in the movement under Gandhi's leadership. The civilian masses jo hai, they had all rallied to the Indian National Congress and to Mahatma Gandhi. But Netaji saw that Indian soldiers were still serving the British King Emperor. So he thought that if an international war gave an opportunity, he has to gain access to Indian soldiers, change their loyalty to the British King Emperor, and replace it with a new loyalty to the cause of India's freedom. And if you see the Red Fort trial proceedings, Shahnawaz Khan is saying at the Red Fort trial that earlier I was only interested in soldiering and sport. Netaji gave speeches which hypnotized me. For the first time, he enabled me to see India through the eyes of an Indian. That is why he joined the INA. Prem Saigal joined the INA. Gurbaksh Singh Dhillon joined the INA and fought for India's freedom. Their choice was, do we continue to serve the king or the country? And they chose to serve their country. And so Netaji destroyed that ultimate instrument of imperial control, the British Indian Army. So he not only paved the way for India's freedom, he paved the way for the freedom of all of the other colonies in नेताजी ने Asia. जो डिफेंस फोर्सेस के अंदर जो अंग्रेजों के प्रति भारतीयों की लॉयल्टी थी उसको तोड़ा, एकदम उसको तोड़ दिया। तोड़ा और देशभक्ति की भावना जगाई और जागरूकता ले आने की कोशिश की, और वो जागरूकता आखिरकार आकर देशभक्ति के रूप में और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ने के रूप में सामने आई। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग सही कीजिएगा कि जो भारत में ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे वो तकरीबन 50,000 के आसपास थे, शायद ऐसा सुना है, जबकि उससे ज़्यादा हमारे सैनिक थे, इंडियन सैनिक उनकी सेना में थे। तो उनको जगाने और उसको तोड़ने का जो उन्होंने काम किया उसको कितना महत्व दिया जाना चाहिए एक ऐसे युग में जिस समय एक तरफ माना जा रहा था कि हमें अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी हासिल करनी है, दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि नहीं, जो हमारे सैनिक ब्रिटिशर्स के पक्ष में खड़े हैं और वो उनके लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, उनको अपने लिए लड़ने की ज़रूरत है, वो कितना इम्पोर्टेंट था, उसको एक टर्न देना कितना इम्पोर्टेंट था? देखिए, जो सेंट्रल बात है वो हिंसा और अहिंसा को पिट करना नहीं है। ये नहीं है कि बोस कह रहे थे कि हमको हिंसात्मक तरीके से ही लड़ना है। जो कॉमनैलिटी दोनों का था वो था कि आज़ादी के लिए आज़ादी चाहिए। जो डिस्प्यूट्स भी थे वो ऑब्जेक्टिव्स पे बिल्कुल नहीं थे। गांधी जी और बोस में ऑब्जेक्टिव्स वर आइडेंटिकल। डिस्प्यूट था जैसे
स्कॉलर नहीं, हैं लेकिन और इनके dispute इस बारे में बात लिखा का तो इन्होंने था कहा, कि means and ends tactical, में जो differences थे। टाइमिंग का Ends डिफरेंस पे नहीं, था। only means and the means to be मीन्स भी adopted. इतना नहीं था जितना कि टाइमिंग का था। जो पहले जो 38 में जो 39 का जो डिस्प्यूट है, जिसमें गांधी जी और या दूसरे साइड में होते हैं, वो इशू था कि किस वक्त लॉन्च करना चाहिए। और गांधी जी ने कहा, बोस से वो सहमत नहीं थे कि ये करेक्ट टाइम है। सभी मानते थे कि गांधी जी हैड सुपीरियर सेंस ऑफ टाइमिंग। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आप के उसमें होगा तो कांग्रेस पार्टी फिर मेरे अंडर नहीं रह सकती। देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन दैट, बट नॉट, ये कभी भी इशू नहीं था कि बोस कहते हैं कि हम वायलेंस से करेंगे और नॉन वायलेंस। और बोस का ही जो ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, जब वो लीडर तो थे आईएनए के, पर उन्होंने कहा कि जब आप हिंदुस्तान की जमीन पे पहुंचोगे, गांधी जी इज योर जनरल, and Gandhi ji used to be referred as the general by from the left to the right. Everybody used to call him the general because he had this great capacity to lead and had a great sense of timing and knew how to deal with the enemy. जी, मैं जो आप सवाल कर रही हैं, मुझे लगता है एक इसका और भी पहलू है या दो पहलू हैं। जो लोग आलोचना करते हैं कि नेताजी ने जो कुछ किया उस वक्त, और उसमें बहुत सारे लोग हैं, मतलब लेफ्ट के भी बहुत लोग हैं, कि उनको जो जर्मनी और जापान की जो फैशिस्ट ताकतें हैं उनका साथ नहीं लेना चाहिए था। और ये एक कारण था कि उनकी बहुत आलोचना भी हुई। और फिर उनको उसी नजर के साथ देखा जाने लगा, मतलब उसी चश्मे से बार बार देखा गया। वो बात सही आप कह रही, लेकिन अगर हम देखें वो उस वक्त भी, क्योंकि वो बहुत बहादुर आदमी थे और वो वैचारिक रूप से आत्मसमर्पण कभी नहीं करते थे। मतलब शायद वो पूरे दुनिया में अकेले आदमी थे जिन्होंने हिटलर के सामने खड़े होकर के उनसे कहा कि आपकी जो नीतियां, मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और ये नीतियां आपको डुबोएंगी। और उन्होंने ये भी उनसे कहा कि आप रूस में हमला मत करिए क्योंकि आप वहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। मतलब इतनी उनके अंदर हिम्मत थी। तो एक तो ये कि वो उनकी कभी भी विचारधारा से सहमत नहीं थे। वो एक उस वक्त का एक वक्त था जब दुश्मन के दुश्मन से बात करने की उन्होंने जरूरत समझी। उनको लगा कि दुश्मन के दुश्मन से अगर हम हेल्प लेंगे तो शायद हमें वो ज्यादा क्या आसानी लेना चाहते थे, वो उनसे हेल्प सिर्फ ये लेना चाहते थे कि उनके देश में जो भारतीय मूल के सैनिक युद्ध के वो हैं बंदी, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वो चाहते थे कि वो आप हमें दे दीजिए अपनी सेना बनाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे जो वेस्टर्न फ्रंट के इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे वो जर्मनी में बंदी थे और नेताजी लगातार उनसे मिल रहे थे, और बहुत सारे फिर सिंगापुर में हुए। और इसीलिए जब वहाँ से उनको लगा कि अब ये रूस जा रहे हैं, अब तो ये सब चौपट होने वाला, तब उन्होंने पनडुब्बी में बैठ करके वो टोक्यो आए और फिर टोक्यो से सिंगापुर गए। और उन्होंने जापानी फ़ौज को अपनी फ़ौज में नहीं लिया, जो हिंदुस्तानी फ़ौजी थे जो वहाँ बंदी थे उनको, और साथ साथ जो वहाँ के सिविलियंस थे, जो वहाँ के भारतीय मूल के नागरिक थे, उनको उन्होंने अपनी फ़ौज में किया। और उनका मतलब उनकी जो स्वतंत्रता थी उससे आप जांच सकते हैं कि जापानी, मतलब कहना नहीं चाहिए किसी के बारे में, लेकिन बहुत पितृसत्तात्मक हैं। मतलब वो महिलाओं की बराबरी को कतई मानते नहीं हैं। जब इन्होंने ये सुझाव रखा कि मैं एक महिलाओं की रेजिमेंट भी खड़ा करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा, आप पागल हैं और हम उसके लिए एक पैसा नहीं देंगे। उन्होंने कहा आप पैसे मत दीजिए, हम अपने भारतीय मूल के लोगों से अपील करेंगे। लेकिन सुहासिनी जी मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा। ये जो खास तौर से लेफ्ट में भी इस बात को लेकर बहुत बहस होती है कि वो फासिस्ट ताकतों से मिल गए। आपकी बात को मैंने पहले ही कह दिया, लेकिन आप मेरी बात होने दीजिए, उसके बाद आप ना भी आएंगे हमारे पास तो ठीक है। तो फिर वो खैर रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट बनी वगैरह वगैरह। जो मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ कि आपने जो कहा कि क्या ये जो फौज थी और ये इतने लोग थे और अंग्रेज तो इतने कम थे, लेकिन अंग्रेज भी जानते थे कि उनका साम्राज्य इस इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऊपर टिका हुआ है। और इसलिए बहुत सारे अंग्रेज हिस्टोरियंस ने भी ये बात मानी है कि जब उनको ये समझ में आया कि अब इस फौज की वफादारी पर अब प्रश्न चिन्ह लग गया है, अब इस पर हम
एतबार नहीं नहीं कर कर सकते। सकते हैं, तो उन्होंने समझ लिया कि अब हमको यहाँ से मतलब अब जाना जब पड़ेगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन बहुत। का जो एक मुख्य बात थी वो यही नहीं था कि अहिंसात्मक तौर से जीता गया, बल्कि उसमें एक ये भी था कि जो डिफेंस हाँ। फोर्सेस की डिसिप्लिन थी, उस डिसिप्लिन को उन्होंने तोड़ के उनकी अंग्रेजों को loyalty, कमजोर discipline किया नहीं, और शायद loyalty, इस वजह से भी उनकी loyalty। एक हाँ और लॉयल्टी अंग्रेज तोड़ा, समझ गए। डिसिप्लिन तोड़ा, जिसकी वजह से अंग्रेजों को शायद वो कमजोर शायद हुए। नहीं, जरूर हुए, हाँ, क्योंकि उसके जरूर बाद हुए होंगे। नौसेना विद्रोह भी उसी के तुरंत बाद हुआ। जी। और जो वो आप लेफ्टिस्ट वाली बात कहना चाहती हैं, तो मेरे माँ बाप लेफ्टिस्ट दिमाग के थे, लेकिन वो आज़ाद हिंद फौज के थे, इसलिए उनके भी बहुत झगड़े होते थे। फिर एक समय आया जब मेरी माँ ने कम्युनिस्ट पार्टी में शरीक होने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने जाकर के ज्योति बसु जी से कहा कि मैं आपकी पार्टी में आ सकती हूँ, लेकिन आपको पब्लिकली ये मानना पड़ेगा कि सुभाष चंद्र बोस एक देशभक्त थे और आप लोगों ने जो उनकी आलोचना की वो सही नहीं थी। और ये किया ज्योति बसु ने। उन्होंने कहा वी कैन नॉट डाउट हिज पेट्रियटिज्म, वी मे डाउट हिज मेथड्स बट वी कैन नॉट डाउट हिज पेट्रियटिज्म। तो बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ों को समझा है और अपने दिमाग को बदला, और यही एक इंसान होने की खूबी है कि आप चीज़ों से सीखें और अपने दिमाग को बदलें। हम अब तक ये चर्चा कर रहे थे कि आज़ादी के आंदोलन में जिस तरीके को उन्होंने अख्तियार किया उससे देश को आज़ादी दिलाने में कितनी मदद मिली, वैचारिक स्तर पे उनका क्या योगदान था और व्यवहारिक स्तर पर भी उन्होंने क्या क्या किया, ये हमने अब तक अपनी चर्चा में बात करने की कोशिश की। लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो ये भी बात करेंगे कि राष्ट्रीयता के मायने उनकी नज़र में क्या थे और मौजूदा वक्त में जो राष्ट्रीयता की बहस चल रही है उस पर अगर वो होते तो उनकी क्या सोच होती। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह का योगदान रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और क्या उनका योगदान सिर्फ एक देश के लिए या देशभक्त के बलिदान के रूप में देखा जाएगा या कुछ वैचारिक योगदान भी रहा। सुगता बोस साहब, आप बता रहे थे कि सिर्फ देशभक्त के रूप में या देश के लिए लड़ने वाले योद्धा के रूप में उनको ना देखा जाए, उनका वैचारिक योगदान भी देखा जाए। और हम आज इसीलिए इस चर्चा को कर रहे हैं कि उनके वैचारिक पक्ष को भी जनता के सामने लाया जा सके। जैसे सुहासिनी जी ने बोला कि मतलब जापानीज ये मानते थे कि महिलाओं को युद्ध में नहीं उतारा जा सकता है या महिलाओं के लिए ये क्षेत्र सही नहीं है। आज हम कहते हैं कि पहली महिला कोई सैनिक शामिल हो रही है या महिलाओं को सेना में शामिल किया जा रहा है, लेकिन उस दौर में भी उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट बनाया और महिलाओं को बराबरी का अधिकार सेना में भी दिया। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता की उन्होंने वकालत की, उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, उन्होंने कौमी तराना को एक फ्रेम में बांधने की, मतलब राष्ट्रगान को कौमी तराना के रूप में एक फ्रेम में बांधने की कोशिश की, और बहुत सारे ऐसे योगदान थे। तो क्या इन सब को मिला के हम कह सकते हैं कि वो एक राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसको लेकर वो चल रहे थे, और एक वैचारिक दृष्टिकोण था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हमें किन किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है? Yes, he was always thinking about free India and the problems that free India would face and how these would be solved. आप देशभक्ति के बारे में कुछ पूछ रही है। What kind of देशभक्ति did he want? नहीं, देशभक्ति से पहले मैं ये भी जानना चाहूंगी कि उनकी नजर में देश का मतलब क्या था और देशभक्ति क्या थी? वो संकीर्ण जातीयतावादी नहीं थे। He always said that he believed in a kind of nationalism which will instill a spirit of service in our people. देश सेवा के लिए जो देशभक्ति जरूरी है वो देशभक्ति ठीक है, और a nationalism which will inspire creative faculties in our people. You know, how we can become more creative. And he always condemned narrow, selfish and arrogant nationalism, whether of the German kind or Japanese kind or British kind or even the Indian kind. And that is why he, for example, had a conversation with Rabindranath Tagore, and even on the question of Bande Mataram, they decided that the first verse of Bande Mataram would be performed as a national song, because that is a beautiful evocation of the natural beauty of our country. But he did not want
religious elements to come into a national song. But yes, he was very good with symbolism. He is the first who adopted Rabindranath Tagore's Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He as our national anthem while he was in Europe, in Germany. And an orchestra in Hamburg first played it as a national anthem. And he also, of course, adopted Jai Hind as our national greeting. He made sure that the springing tiger evoking Tipu Sultan was the symbol on the shoulder pieces of the INA uniforms. But in Southeast Asia, he kept the charkha in the middle of the tricolour as the flag because he wanted to forge unity with Mahatma Gandhi's movement. जब वो Southeast Asia में पहुँचे, तब he asked Mumtaz Hussain, who was a very good lyricist, to do a Hindustani translation or rendering, not really a translation, of Jana Gana Mana. He was himself a Bengali, so he wanted to make sure that there was a Hindustani सारे rendering. हिंदुस्तान के लोग जिसे गा And that's why Subha Sukha Chayanaki became the national anthem. And you know, one of the verses said, "Sabke dil mein peet basaye teri meethi bani, sab सूबे के रहने वाले सब मजहब के प्राणी सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके गुंथे प्रेम की माला." This became the Hindustani rendering of one of the verses of Rabindranath Tagore's famous Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He. So he was doing everything possible to build unity. And since Subhashini is here, I have heard this from her father, Prem Saigal, myself, that he would often be traveling as Netaji's military secretary to a venue where Netaji would have to make a speech. And Netaji would constantly ask Uncle Prem that, "Can you give me the Urdu word for this?" Because Prem Saigal was from Lahore and he was fluent in Urdu. So he made sure that in the Hindustani that he spoke, there were both Sanskritic words and Arabic Persian words. And again, I mean, if you think about the music of a revolutionary army, think about the great songs that the INA band composed. We all hear of Kadam Kadam Badhaya Ja, or other great songs like Hum Dehli Dehli Jayenge, Hum Apni Hind Banayenge. But there were qawwalis that were being composed. Jai Hind ka nara मतलब लोगों गूंज को उठा. जोड़ने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के सिंबल्स का सहारा लिया और सबको उस सिंबल्स के जरिए जोड़ने की कोशिश की. Yeah, he was very good with symbols, but he refused to be only symbolic. He made sure that all this was actually practiced. As Subhashini ji was saying, he made, you know, in the British army, there were separate messes for the different communities and castes and so on. You know, he made sure that Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, they were all castes would sit down together and eat together before they. And he would often come and dine with them, sit with them. You had to sit down and eat together, dine together before you went to the battlefield to Imphal and Kohima and shed your blood together. And that is, you know, what we have to remember today, that the blood of Indian youth, soldiers of all communities mingled together in the battlefields of Imphal and Kohima. And we have to pay tribute to that joint sacrifice that, you know, they all made so that we could live in a free India. तो हम जिस आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं उसके लिए कितनी तरह की कुर्बानियाँ दी गई और किस किस तरह की वैचारिक धरातल तैयार किए गए, आपकी बातचीत से हमें समझ में आया. लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, एक बहस आजकल देशभक्ति की हो रही है और एक आइडिया उनका था देशभक्ति का. उनके अगर नज़र से देखें तो ये देशभक्ति क्या उनकी नज़र में ज़्यादा सेल्फिश काइंड की है? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल पूछा आपने. इन दो देशभक्तियों में दो बहुत सेंट्रल डिफरेंसेस हैं. एक देशभक्ति जो है वो फासिस्ट तरीके की है और फासिज्म के जो देशभक्ति होती है उसमें सेंट्रल एलिमेंट इज अगेंस्ट समबॉडी, इंटरनल वॉरफेयर, कि वो खराब है, जूस को मारो, मुसलमानों को मारो, इसको मारो. वो देशभक्ति एक किस्म की है. इनकी देशभक्ति थी सैक्रिफाइस वाली, दूसरे को मारने की नहीं, अपनी सैक्रिफाइस की. ही वॉज एन ICS.
उन्होंने सबसे पहले तो अपने सैक्रिफाइस किए, बड़े घर के आदमी थे, पैसे वाले थे, नौकरी छोड़ी, सब कुछ किया, पर्सनल सैक्रिफाइस किया बाय एग्जांपल एज ही सेड। ये नहीं कि बस लेक्चर ही दे दिया। तो वो जो था वो सैक्रिफाइस का था। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा अंतर है जो सेक्युलर, जो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी देशभक्ति थी इंक्लूसिव। वो हमारे भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो सेंट्रल आइडिया था, द आइडिया ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, जो इंक्लूसिव था, डेमोक्रेटिक था, ही वॉज कंप्लीटली इमर्स्ड इन दैट। इसलिए ये जो उनके एक्सिस पास का सपोर्ट लेना इज अ रेड हेरिंग। इसके ये नहीं था कि उन्होंने ही अडॉप्टेड फासिज्म एज द ऑब्जेक्टिव, बाय नो मीन्स एट ऑल। इट वॉज अ टैक्टिकल अलायंस, यू मे अग्री और डिसएग्री विद इट, बट देशभक्ति जो उन्होंने प्रमोट किया, उनके देशभक्ति में कोई फासिज्म नहीं था, ना उनके फॉलोअर्स में था। ये कोई भी अब अगर वो होते वाकई फासिस्ट, तो उनके जो फॉलोअर्स थे सारे फासिस्ट होते? बिल्कुल नहीं थे। ये बहुत एक याद रखने वाली बात है कि हिज देशभक्ति वाज वेरी डिफरेंट। हैड ही लिव्ड, ऑल दोज जो कहते हैं कि ना वो नहीं मरे नहीं मरे नहीं मरे, उनको नेहरू जी ने मरवा दिया। हैड ही लिव्ड, द फर्स्ट थिंग दैट ही वुड हैव अटैक्ड is separatist, individualistic, dividing kind of ideologies. इसमें तो हमें कोई शक नहीं है, because he represented, as Professor Bose gave so many examples of, he represented what is quintessentially Indian. जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखे, वो उनकी देशभक्ति का एक अलग तरह का नरेशन है जो आज के नरेशन से बिल्कुल अलग है। आज ये माना जाता है कि इस देश के लिए पूछा जाता है कि इस देश के लिए तुमने क्या किया, इस देश ने हमें क्या दिया, लेकिन उनकी नज़र में देशभक्ति ये थी कि हमने इस देश के लिए त्याग करना है और हमें इस रास्ते पर देश को ले जाना है आगे। जस्ट नॉट दैट, सी जब हम कहते हैं आज की और तब की, तो हमको ये भी याद करना है कि आज के देशभक्त उस वक्त भी जिंदा थे। इनके पुरखे, इनके विचारधारात्मक पुरखे तब भी थे। हम लोग बात करते हैं कि उनकी लड़ाई गांधी जी से हुई, उनकी लड़ाई नेहरू जी से हुई, लेकिन जिनसे असली लड़ाई थी उनकी, वो हम लोग नाम नहीं लेते किताबों में, लेकिन उसके जिक्र सुन लीजिए, अगर हम उनकी किताब न पढ़ें, अगर हम सावरकर को पढ़ें, तो सावरकर के लिए पूरी कांग्रेस में अगर सबसे बुरा आदमी कोई था तो वो सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने उनको नाम दिया था हिंदू जिहादी, और उनके बारे में वो ये कहते थे कि ये आदमी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आदमी है, क्योंकि ये ऐसी बातें करता है, ये ऐसी भाषा बोलता है कि हम लोग जो कुछ कह रहे हैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ बोलता है। दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग बिफोर INA इन द 30s, क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस बने थे प्रेसिडेंट कांग्रेस के 1 साल के लिए, तो उन्होंने कांग्रेस के संविधान में एक संशोधन किया था और ये कर दिया था कि कोई भी कांग्रेस का सदस्य हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं हो सकता है। तो ये उनकी सोच को बताता है, और भी बहुत सी बातें, हम उनके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। लेकिन इवन जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बना ली, और जब कभी कभी उनके ब्रॉडकास्ट आते थे और लोग तो बिल्कुल ही मतलब दीवाने थे, पागल हो जाते थे, उस समय भी सावरकर ने उनके बारे में कहा कि देखो ये कैसा आदमी है, ये कभी भी भारत माता की जय नहीं कहता, ये या तो जय हिंद कहता है या ये इनकलाब जिंदाबाद कहता है। इसका मतलब है कि ये इसका जो रास्ता है ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, हम लोगों के लेक्चर करने से नहीं, लोगों को सोचने और समझने की ज़रूरत है। अगर वो सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त मानते हैं, अगर सुभाष चंद्र बोस की जो देश की और राष्ट्र की कल्पना थी उसको समझते हैं कि ये देश को मजबूत बनाने और आगे ले जाने के लिए सही है, तो फिर उनको दूसरी चीज़ों पर सवाल करना होगा और थोड़ा अध्ययन भी करना मतलब होगा। आज की बहस का मतलब ये है कि सुभाष चंद्र बोस को एक उनकी मृत्यु के रहस्य के पर्दे से हटाकर उनके वैचारिक पहलू पे बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मैंने कोशिश की है कि उनके जो वैचारिक पहलू हैं वो देश के सामने लाया जाए और उसको बहस में ले आने की कोशिश की जाए। जी सर, आई वांटेड टू आस्क दैट who are the leaders that Mr. Bose took inspiration from? Today. No, that time. Not that time. Okay, that Who he took inspiration from? He took.
आप कहना चाहें तो apart from of course Gandhi and Nehru, I think you would be the better person to say बाहर से किसके Mazzini and Garibaldi जो Italian unification के जो Yes, a number of figures. Of course, he was inspired by Swami Vivekananda's spirit of service. He read Vivekananda's works when he was 15 years old, and that helped him to figure out a mission in life. Of course, he came and joined the freedom struggle under the leadership of Mahatma Gandhi, but his political guru in Bengal was Deshabandhu Chittaranjan Das. And in fact, he followed the tradition set by Chittaranjan Das on the question of Hindu-Muslim unity throughout the rest of his life, after Deshabandhu died in 1925. But as Subhashini was saying, he was also inspired by leaders of the Italian national unification movement, Giuseppe Mazzini and Garibaldi. And if you look at his speeches given as Supreme Commander of the Azad Hind Fauj, in his first speech on 5th of July, he's saying that George Washington could get independence for the United States because he had his army. Garibaldi could bring Italians freedom because he had his armed volunteers with him. So you are the first soldiers of the Indian National Army, and he inspired them all with the slogan, Chalo Delhi, on to Delhi, and we will build our own India. जी अगला सवाल। मैम, जो सुभाष चंद्र बोस जी का जो स्वतंत्रता संघर्ष में जो महत्वपूर्ण योगदान था और जो उनकी विचारधारा थी, वो आज़ादी के बाद प्रचारित और प्रसारित नहीं की गई, और अगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उसे तोड़ने और नष्ट करने का भी प्रयास किया गया। और आज अगर हम देखें, आज़ादी के बाद जो पॉलिसी फ्रेमवर्क था उसमें उनके विचारों को समाहित भी नहीं किया गया। इसके पीछे क्या कारण था? ये बात जो आप कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप भारत के संविधान को ही देखें, ये शायद हमारे देश के बहुत लंबे इतिहास में पहला एक कानून की किताब हम कह सकते हैं है जिसमें समानता के सिद्धांत को अपनाया गया और सर्वोप्रिय माना गया है। और उसके साथ साथ धर्मों में कोई फर्क नहीं किया गया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी विचारधारा को तो शामिल किया गया। उनकी जो मूल विचारधारा थी, मैं समझती हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू जैसे लोग भी उससे बहुत हद तक सहमत थे, और इसीलिए उन्होंने बहुत वो संविधान ऐसे ही नहीं पारित हुआ। अगर उसके आप डिबेट्स देखें तो उसकी जो तमाम मूल्य हैं उन्हीं पर सबसे ज़्यादा विरोध था। महिलाओं के अधिकार, तमाम धर्मों की समानता वगैरह वगैरह। तो ये जो लड़ाई इन मूल्यों के लिए हुई, सुभाष चंद्र बोस उस वक्त जिंदा नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से उनकी जो विरासत थी और उनका जो असर था वो कहीं ना कहीं काम कर रहा था, क्योंकि उनके बहुत सारे अनुयायी, उनके बहुत सारे साथी भी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे और उनका जिक्र भी कई बार हुआ। और उन्होंने जो इन मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ी, तो उसमें कहीं ना कहीं वो शारीरिक रूप से न भी रहते हुए और उनकी जो प्रेरणा थी वो दिखाई देती है। मैं अगला सवाल लेना चाहती हूँ। Sir, I want to ask you that there are some myths that Netaji Subhash Chandra Bose was a communist. Can you please elaborate this myth? He was not, but he believed in egalitarianism. He believed in what he called Samyavad, and he believed in equality of all castes, all communities, and also ahead of his times, he believed in gender equality. Men and women have to be treated as equal. So he always talked about socialism. Samyavad की बात उन्होंने कहा था, but suited to Indian conditions. Let us not borrow without seeing what will actually work in the conditions of our own country. So that, I think, was his philosophy. जी मेरा सवाल मैम से है कि मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज का युग और पहले का भारत का भारत का इतिहास है,
वो आज की नींव पहले से ही रखी गई है। लेकिन आज के टाइम में मैम इंटॉलरेंस के मुद्दे और कई तरीके के भड़काऊ भाषण और हम ये चीज़ें सुनते हैं, जिससे मैम हम जैसे विद्यार्थी भी बहुत बार अपने पथ से अलग हो जाते हैं और अपने कर्तव्य को भूल के हम देशभक्ति की परिभाषा उसको समझ लेते हैं। तो मैम आज के उसमें एक सही से अगर मैं सही मानने में पूछूं तो आज देशभक्ति और हमारे कर्तव्य में क्या समानता है या क्या फ़र्क है, मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि देशभक्ति क्या है आज के या हमारे कर्तव्य क्या हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं ये मानती हूँ कि वो दौर और आज का दौर इसमें बहुत अंतर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आप उसको देशभक्ति कहिए या देश की सेवा कहिए या देश की कल्पना, देश की भावना, वो उस समय जो ज़रूरी थी उतनी आज भी ज़रूरी है। उस वक्त एक विदेशी ताकत थी जिसने हमको ग़ुलाम बनाया था, सीधे सीधे दिखाई दे रहे थे उनकी फ़ौज, उनके लोग यहाँ दिखाई दे रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ऐसी ताकतें नहीं हैं जिनको हमसे ख़तरा पहुँच रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर वो ताकतें घुस रही हैं, हमारी तरह तरह की आज़ादियों को प्रभावित कर रही हैं। तो हम उनको विदेशी का सिर्फ नाम नहीं देते, उनके बारे में हम लोग कहते हैं ये मतलब कॉरपोरेशंस हैं या एक नए तरीके का साम्राज्यवाद है, लेकिन वो ख़तरे आज भी हैं और तब भी थे। फ़र्क ये है कि उस वक्त बहुत सीधी सीधी लड़ाई दिखाई देती थी। उनका ये सवाल था कि आज के दौर में नेशनलिज्म या देशभक्त बनने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? कहते फ़र्क क्या है? नहीं, जरूरत क्या है? तो अगर सवाल ये था, आप अगर उसका जवाब देना चाहें। ठीक है, अगर खतरे हम समझेंगे तो हमें क्या करना वो भी समझ में आएगा। अगर इन खतरों का हमें सामना करना है तो हमको वही मूल्यों को और भी ज़्यादा दृढ़ता के साथ पकड़ना पड़ेगा जिनको उन्होंने पकड़ा था। मतलब बिना एकता की भावना को बनाए रख के ये देश को नहीं बचाया जा सकता। आप सवाल पूछना चाहते हैं? इतने ज़्यादा संघर्ष के बाद और इतने ज़्यादा बलिदानों के बाद हमने आज़ादी पाई और हम हर साल जश्न भी मनाते हैं इसका, पर असलियत में मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी मिली है, जो सामाजिक आज़ादी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। देखिए, आपसे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि हमें सिर्फ एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिली। आप जो कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ, ये जो कह रही हैं, अभी भी इस देश में अभी भी हम कह सकते हैं, ठीक है सरकार आपके साथ नहीं है, फिर भी आप कह सकते हैं। परंतु आपसे इस हिसाब में सहमत हूँ कि कई किस्म के दबाव अब आ रहे हैं जो कि शुरू में नहीं थे। आप अगर 1950s और 60s में देखेंगे तो इनफैक्ट अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू से देखेंगे 19वीं शताब्दी से, धीरे धीरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन बदलता जा रहा था। उसमें फ्रॉम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सोशल इंडिपेंडेंस, कास्ट, विमेन, ये सारी चीज़ें आती गई, पूरे आंदोलन में बढ़ती गई। तो वो फैलाव जो बढ़ता जा रहा था नेशनलिज्म का, उस पे अब इन द रिसेंट फ्यू ईयर्स हम देख रहे हैं उस पे रुकावट आ रही है। अब हम अपने नेशन को बड़े नैरोली देख रहे हैं और दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नई चीज़ है, पर फर्क यह है हिंदुस्तान में अभी भी दूसरे देशों में कि अभी भी रेजिस्टेंस जारी है, खत्म नहीं हुआ अभी तक। अभी हम पूरे फासिस्ट स्टेट नहीं बने हैं और ना ही बनने देंगे आप जैसे लोग। अगर इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे तो कोई नहीं रोक सकता। मैम, मेरा सवाल आपसे है कि सुभाष चंद्र बोस ने सभी हिंदुस्तानियों को मतलब कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों को लोग को मिलाकर एक आज़ाद फौज बनाया उन्होंने। लेकिन आज के वक्त में अलग अलग मतलब नेता हो या फिर और भी लोग हों, वो मतलब अलग अलग पार्टी बना रही है। मुस्लिम हो तो वो अलग अपना संगठन बना रहे हैं, तो हिंदू अलग संगठन बना रहे हैं। तो क्या इससे भारत की एकता, अखंडता, मतलब जो सुभाष चंद्र के बोस की नज़र थे उस वक्त उन्होंने जो सोचा था वो अब भी मतलब है या फिर आगे बनी रह सकती है? आप जो कह रहे हैं मैं आपसे काफ़ी सहमत हूँ, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना और एक फ़ौज बनाना, ये दोनों चीज़ों में थोड़ा अंतर है। सुन लीजिए, लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो पूरा जोर है वो लोगों के बंटने पर है, और ये निश्चित रूप से देश के लिए बहुत घातक है। अगर कोई ये सोचे कि हम बहुमत हैं इसलिए हमको अल्पमत की ज़रूरत समझनी नहीं चाहिए, हमको उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, तो ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि बहुमत भी बहुत सारे अल्पमतों का बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो इसको हम बहुमत कह रहे हैं उसमें सब एक जैसे लोग हैं, उसमें भी बहुत सारे अल्पमत हैं। इसलिए हर मत की इज्जत करना यही प्रजातंत्र का आधार हो सकता है।
और अगर कोई भी ये सोचे अल्पमत समझे हम बहुमत से हमको क्या मतलब, तो यही चीज़ है जो देश को बिल्कुल तोड़ करके बहुत कमज़ोर बना देगी। ये हमको सोचना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ती है, एक दूसरे के करीब लाती है, वही सही हो सकती है। जो ऐसा नहीं करती वो सही, चाहे कोई भी कहे, सही नहीं हो सकती है। आदित्य जी, मैं जाते जाते आखिरी सवाल आप तीनों लोगों से करना चाहती हूँ। आपने अभी कहा कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो वैचारिक बहसें हुई और जिसमें महिलाओं को, दलितों को और दूसरे तमाम वर्गों को उनके हक, उनके अधिकार, उनकी समानता की बातें की गई और उस तरह से एक बड़ा परिप्रेक्ष्य बनाने की कोशिश की गई नेशनलिज्म का, वो अब धीरे धीरे वो दायरा सिकुड़ रहा है। हालांकि चैलेंजेस आ रहे हैं, रेसिस्टेंस है, लेकिन वो दायरा सिकुड़ता जा रहा है। तो क्या हमें उस देशभक्ति की परिभाषा को फिर से रिविजिट करने की ज़रूरत है? उस नेशनलिज्म को फिर से रिविजिट करने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा। हमें अगर इस वक्त कुछ सीखना है तो हमारे इतिहास से सीखना है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से सीखना है कि वो कैसे आगे बढ़े, कैसे उन्होंने, जैसे आपने कहा, अपना दायरा बढ़ाया, उससे हमें सीखना है और उससे बहुत कुछ सीखना है। और सबसे बड़ी चीज उससे ये चीज़ सीखने की है कि बड़े से बड़ा जो दुश्मन है, चाहे वो अंग्रेज क्यों ना हो, उस वक्त उस ऐसा एम्पायर जिसमें कि कभी सूरज नहीं डूबता था, अगर उसको आप रेजिस्ट कर सकते हो। हमें ये सीखना है कि जो हमारे पार्टीशन में जो वायलेंस हुआ, होलोकॉस्ट की तरह, जर्मनी की तरह, इस इतना बड़ा वायलेंस मेरे ख्याल दुनिया में नहीं हुआ, इतने मास माइग्रेशन नहीं हुआ। उसके 3 साल के अंदर आप इलेक्शन कर सकते हो, एक सेक्युलर इंडिया बना सकते हो। आप पाकिस्तान नहीं बनाते हिंदुस्तान को। तो ये इससे हमें सीखना है। वो कैसे हो सका था? इसलिए हो सका था कि उन्होंने अपने राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों को लेके उस वक्त 47, 48, 49, 50 उस जमाने में लोग उस वैल्यूज को लेके लड़ते थे। अब हम उस वैल्यूज को घटा दे रहे हैं। हम अपनी हिस्ट्री की किताब में से राष्ट्रीय आंदोलन निकाल दे रहे हैं। राजस्थान की किताब में गांधी जी है ही नहीं। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की किताब में गांधी जी का मर्डर ही नहीं हुआ, हाँ, मेंशन ही नहीं है कि उनका मर्डर हुआ। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने एक लाइन लिख दिया कि भाई फलाने डेट में एक नाथुराम गोडसे ने उनको मारा, पर ये किसी ने नहीं बताया कि वो नाथुराम गोडसे थे कौन, किस विचारधारा के थे। डिस्कशन ही निकाल दिया। ये तो बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसा होता है। उनके हिस्ट्री में एक मुगल पीरियड आता है और फिर सारा जंप होकर सीधा पाकिस्तान में आ जाता है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री होती है, मिडिवल पीरियड को खा जाते हैं और सीधा आ जाते हैं ये मोदी सरकार पे। ऐसे ये इतिहास से अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर जो कहा जाता है कि हम इतिहास अपने आप को दोहराता है। बिल्कुल दोहराता जाएगा। जो बार बार ये कहा जाता है कि अगर इतिहास से आपने सबक नहीं सीखा तो इतिहास फिर बार बार अपने आप को दोहराएगा। और इतिहास से सबक सीखने के लिए आपकी नज़र में किन मूल्यों को फिर से पकड़ने की और फिर से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? देखिए, जब हम लोग कहते हैं कि तमाम आपसी मतभेद के बावजूद अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन में जितनी दिशाएं थीं, कम्युनिस्ट से लेकर के कांग्रेस तक, उन सब में एक आधार है और एक दिशा है जो उस राष्ट्रीय आंदोलन की बिल्कुल कभी हिस्सा थी नहीं, न तब थी और न आज है। तो दोनों को थोड़ा समझ लेंगे और एक जो दिशा थी देश को आज़ाद बनाने वाली, उसको अपनाएंगे और जो कभी भी उसका हिस्सा नहीं थी उसका तिरस्कार करेंगे तो आगे हम बढ़ सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। आज की युवा पीढ़ी को देशभक्ति का क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आप नेताजी के बारे में जितनी अथॉरिटी आपकी है शायद भारत में और किसी के पास नहीं है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि नेताजी के विचारों के हिसाब से और आपकी नज़र में देशभक्ति का क्या मूल्य होना चाहिए? देशभक्ति को आज कुछ देशभक्तों से बचाना है। नेशनलिज्म हैज़ टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम नैरो शॉविनिस्ट्स। और नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को क्या मोटो दिया था? 3 शब्दों में, इत्माद, इत्तेफाक, इत्तेहाद, कुर्बानी, सैक्रिफाइस, बलिदान। ये मोटो आज का जो नौजवान है उनको एक्सेप्ट करना है और पेसिमिस्टिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब शायद जवाहरलाल नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच सुना होगा जो 14-15 अगस्त 1947 में उन्होंने दिया था। लेकिन नेताजी ने क्या कहा था? 15 अगस्त 1945 स्वतंत्रता के ठीक 2 बरस पहले
उन्होंने कहा था, नेवर फॉर अ मोमेंट फॉल्टर इन योर फेथ इन इंडियाज डेस्टिनी, इंडिया शैल बी फ्री एंड बिफोर लॉन्ग। ये जो उन्होंने कहा था, इंडिया शैल बी फ्री एंड बिफोर लॉन्ग, नॉट जस्ट पॉलिटिकल फ्रीडम but also social and economic freedom. We have to move towards that goal. जी, भारत ने हालांकि उसके बाद से काफ़ी मुकाम तय किए हैं। अगर वो मुकाम नए तय किए होते तो इस तरह के सवाल ना आते जो हमारे युवाओं की तरफ से आ रहे हैं। कई मुकाम तय किए हैं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जैसे ये बहसें आगे बढ़ेंगी, कुछ और सच्चाइयाँ सामने आएंगी और लोगों की आंखें खुलेंगी और नए तरीके के सवाल आएंगे और इस तरह से जो देशभक्ति की भावना या जो देश को आज़ाद कराने के वक्त में जो देश की कल्पना की गई थी उसको साकार करने का एक रास्ता निकलेगा और उस रास्ते की बहुत हद तक जिम्मेदारी हमारे युवा पीढ़ी के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सबका शुक्रिया। तो इन लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत मतलब आप सब